सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे। तो आज की ये एक वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वरदान सिद्ध होने वाली है, जो कल इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं और उन्होंने इंग्लिश ग्रामर में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उन्हें एक बार में पूरा कंप्लीट उनका इंग्लिश ग्रामर एक बार में पूरा पढ़ने को मिलेगा, और जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया, पूरा पढ़ भी लिया है, उनका इसमें रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। और मैं बता देता हूँ, आपका इंग्लिश ग्रामर का पूरा इसमें एक एक टॉपिक है, पूरा 25 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले। और हाँ, कॉपी कलम लेकर बैठना, एक एक नोट कर लेना, वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ चलाएंगे तो ज़्यादा समय तक आप वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो होगी, लेकिन आपका कंप्लीट व्याकरण एक बार में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बता देते हैं आपके ग्रामर में टॉपिक कौन कौन से। पहला है नरेशन। ठीक है, पहला टॉपिक है नरेशन, दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन और चौथा है सिंटैक्स। ठीक है, और पांचवा जो है आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेज, यानी जो लोकोक्तियां मुहावरे होते हैं ना, सिनोनियम्स यानी समानार्थी शब्द हो गए, एंटोनियम्स यानी विलोम शब्द हो गए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आप हिंदी में पढ़ते नहीं थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जैसे वहाँ पर क्या पढ़ते थे कि जिसे सुनाई नहीं देता बहरा, और फिर जो पढ़ा लिखा हो साक्षर है ना, जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर, तो वही है यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको वही सारी चीज़ें पढ़ना है। और फिर अंतिम है होमोफोन्स। होमोफोन्स हिंदी में आपने उस रूप में पढ़ रखा है ना, शब्दों में सूक्ष्मांतर में, कि एक ही शब्द जो होते हैं पढ़ने में उच्चारण में लगता है कि एक ही जैसे हैं, लेकिन जो उनके अर्थ होते हैं अलग अलग होते हैं ना। और एक और टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको प्रैक्टिस और ट्रिक की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसकी मैं वीडियो सुबह तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बाकी के सारे टॉपिक्स यहाँ पर इस क्लास में हम करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो पूरा आपका 2-2 नंबर के सारे टॉपिक हो जाते हैं, टोटल मिलाकर 25 नंबर का पूरा हो जाता है। चलो फिर शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, नरेशन से। पहला टॉपिक है नरेशन। अब देखो, इस तो आप सभी लोग जानते हो नरेशन क्या होता है, कैसे होता है। बस एक बार मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको बता दूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद सीधे मैं क्वेश्चन पर चलूंगा। चलो मैं बता देता हूँ। अब नरेशन होता क्या है। नरेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। यानी अच्छा, एक उदाहरण मैं लेता हूँ। ठीक है, जब आपकी मम्मी, जब आप छोटे थे, आपसे कहती थी कि जाओ उनके घर से, चाची के घर से चीनी ले आओ ना, तो आप लोग क्या करते थे, जाते थे वहाँ पर और फिर उनसे कहते थे ना कि मम्मी ने कहा है कि जाओ चाची के घर से चीनी ले आओ। यही जाकर वहाँ पर बोलते थे ना, चाची के यहाँ कि मम्मी ने कहा कि जाओ चाची के घर से चीनी ले आओ। तो डायरेक्ट कथन हो जाता था, जो मम्मी ने कहा वहीं पर, वहीं जाकर आपने वहाँ पर बोल दिया है ना। और बात करें इनडायरेक्ट कथन की, तो जैसे कि आप बड़े हो गए, अब मम्मी बोलेंगे कि जाओ चीनी ले आओ, तो क्या कहोगे वहाँ पर जाकर कि मम्मी ने कहा कि जाओ चीनी ले आओ, ऐसा तो कहोगे नहीं, यही तो बोलोगे ना कि चीनी दे दो। यानी आप उसे अपने वर्ड में कन्वर्ट करके बोलोगे, है ना। तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी अपने अपने अनुसार शब्दों में अपने अनुसार बयां करना, तो इनडायरेक्ट हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल के जो तौर पर हमने आपको समझा दिया। चलो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो कुल 5 सेंटेंसेस होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंसेस, जिन पर आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना होता है। ठीक है, पहला यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, कृपया अपनी किताब दे दीजिए 2 दिनों के लिए। ठीक है, किसने कहा, उसने कहा और मुझसे कहा। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो अगर सेड टू आ जाता है तो हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में, है ना, आस्क्ड में चेंज करते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर आपको प्लीज दिख जाए ना, प्लीज रिक्वेस्ट हो जाए, विनती हो जाए, गुजारिश हो जाए, ठीक है, या फिर ऑर्डर भी दिख जाए ना, तो वहाँ पर उसके अनुसार चेंज करते हैं ना। जैसे कि जहाँ पर प्लीज आपको दिख जाए ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुजारिश हो रहा है, विनती हो रहा है ना, रिक्वेस्ट की जा रही है ना, तो यहाँ पर आस्क्ड मी ना लगाकर यहाँ पर आप लिखोगे रिक्वेस्टेड। ठीक है, क्या लिखोगे, रिक्वेस्टेड, तो लिखोगे ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। और उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंस जब कोई आता है तो यहाँ पर जो ये इन्वर्टेड कोमा होता है, इसको हटाकर उसके बाद में इसके स्थान पर कंजक्शन टू का यूज करते हैं, है ना। यही तो होता है। अब देखो, उसमें तो वैसे जो आपका असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें तो वैसे ही आप देट का यूज कर देते हैं ना, लेकिन जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं जहाँ पर प्लीज हो जाता है, गुजारिश, विनती, ये सारी जो जहाँ पर आ जाते हैं ना, वहाँ पर आपको एक कंजक्शन टू का प्रयोग करना होता है। उसके बाद में पूरा सेंटेंस वही लिख देना होता है, बस आपको प्रोनाउन चेंज करना होता है। तो ही सेड टू को किस में, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू का कंजक्शन टू का प्रयोग। उसके बाद में अब मुझे बताओ, हिंदी तुम उसका देखो क्या कह रहा है कि उसने मुझसे कहा कि मुझे अपनी किताब दे दो 2 दिन के लिए। अब मुझे बताओ, ये तो डायरेक्ट कथन हो गया ना। अब जब मैं इसे किसी दूसरे को बताऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, बताओ। उसने तो यही कहा था ना कि कृपया अपनी किताब दे दीजिए 2 दिनों के लिए। तो मैं जब किसी तीसरे बंदे को बताऊंगा, तीसरे लोग को बताऊंगा, तो मैं क्या बताऊंगा कि वह मुझसे मेरी किताब मांग रहा था ना। यही तो कहूँगा ना, क्योंकि बात तो पुरानी हो चुकी है, तो यही तो कहूँगा ना कि वह मुझसे मेरी किताब मांग रहा था ना। तो लिखूंगा क्या कि टू गिव हिम, यानी वो चाहिए किसे, किताब किसे चाहिए, उसे ना, तो हिम माई बुक, वह मेरी किताब मांग रहा था, यही तो मैं बोलूँगा ना। उसने तो कहा था कि मैं अपनी किताब दे दो, और किसकी किताब, मेरी किताब, तो माई बुक। ठीक है, फॉर 2 days। और वैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे चेंज किया, तो मैं बता दूँ, इसका एक रूल भी होता है। ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो ही के अनुसार होगा, तो हिम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये देखो इसका ऑब्जेक्टिव रूप है मी। ठीक है, और यहाँ पर देखो योर है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी के अनुसार चेंज होगा, माई हो जाएगा, है ना।
तो इस तरह इस ट्रिक भी होता है, लेकिन वैसे अगर आप इसकी हिंदी निकाल लेंगे तो वैसे भी आप समझ जाएंगे कि उसने कहा था कि अपनी किताब दे दो मुझे 2 दिन के लिए, और मैंने जब मैं किसी तीसरे को बताऊंगा तो यही तो कहूँगा कि वह मुझसे मेरी किताब मांग रहा था, यानी माई बुक, और फिर फॉर 2 डेज। अब इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, है ना, 2 डेज है तो 2 डेज ही रहने देंगे, अब से 3 डेज तो कर नहीं देंगे, है ना। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो बनकर रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पर आस्क्ड के स्थान पर रिक्वेस्टेड कर लीजिएगा, ठीक है, रिक्वेस्टेड कर लीजिएगा, बस बाकी पूरा यही रहेगा। सेट टू को आस्क्ड में, सॉरी रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड मी, और फिर कंजक्शन टू का प्रयोग, और फिर गिव हिम यानी उस वही तो मांग रहा था ना, चाहिए किसे, उसे, तो गिव हिम माई बुक, मेरी किताब, फॉर 2 डेज, ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ, ही सेड, उसने कहा, ओह अरे इट इज़ या बेड वेदर, बहुत ख़राब मौसम है, आई कैन नॉट ड्राइव, मैं नहीं चला सकता। उसने क्या कहा कि ओह अरे कितना ख़राब मौसम है, मैं नहीं चला सकता, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और यहाँ पर जहाँ कहीं भी आ जाए ओह अरे हलास हुर्रा, यहाँ पर ये सारे एक्सक्लामेटरी में आते हैं ना, तो यहाँ पर ये नहीं लिखते हैं, सेट टू को आस्क्ड में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी उसमें टोल्ड वोल्ड में चेंज करते हैं, बस सीधा क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड लिखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, अगर कोई बात खुशी से जाहिर की जा रही है तो एक्सक्लेम्ड भी जॉय हो जाएगा, है ना। और अगर कोई बात है जो दुख के साथ जाहिर की जा रही है, अरे वह मर गया, अलास ही वाज डेड, वह मर गया, तो लिखोगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, है ना, ये इस तरह लिखोगे। अगर कोई आश्चर्यचकित वाली बात है तो लिखोगे कि हाँ अरे ये कैसे हो गया, तो आश्चर्यचकित वाली बात है तो लिखोगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। पर आपको नहीं पता यार सरप्राइज हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, ये खुशी के साथ किया जा रहा है कि दुख के साथ, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप लिखोगे ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, सिंपल लिख दो ही एक्सक्लेम्ड, बस, और कुछ नहीं, बवाल में पढ़ना ही नहीं, ठीक है, सीधा लिख दो ही एक्सक्लेम्ड। और उसके बाद में कंजक्शन टू का प्रयोग, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद में क्या लिखोगे, ओह, अब देखो ये यहाँ पर हट जाएगा ना, ये हट जाएगा क्योंकि इसको तो मैंने यहाँ पर एक्सक्लेम्ड के रूप में लिख दिया ना। चलो तो बाकी जो पूरा रहेगा पूरा वहीं चेंज कर देंगे, इट इज़ अ बेड वेदर, तो अब ये बात तो पुरानी हो चुकी है ना, क्योंकि उसने कहा, तो ये हो जाएगा वाज। वैसे भी प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं ना, तो पास्ट में हो जाएगा इट वाज हो जाएगा, इट इज़ अ बेड वेदर तो इट वाज हो जाएगा ना, इट वाज अ बेड वेदर। एंड उसके बाद में आई कैन नॉट ड्राइव, ये कौन कह रहा है, ही सेड, वो उसने ही तो कहा था कि मैं नहीं चला सकता, वह कह रहा है, यानी वह नहीं चला सकता ना, वह क्या कह रहा था कि मैं नहीं चला सकता, यानी ही कुड नॉट ड्राइव, वह नहीं चला सकता था, ठीक है। कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, आप सभी को पता ही है कैसे होता है ना। तो ये हो जाएगा इसका सेंटेंस कि ही क्लेम्ड दैट इट वाज अ बेड वेदर एंड ही कुड नॉट ड्राइव, ठीक है। चलो तीसरा देखो क्या दिया गया है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करूंगा, ठीक है। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच, कि तुम क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल रहे हो। राम ने मुझसे क्या कहा कि तुम क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल रहे हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर WH वाले क्वेश्चन आ गए, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है ना, सेड टू यानी क्वेश्चन पूछा, यानी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा, यानी आस्क्ड यहाँ पर यूज करेंगे, राम आस्क्ड मी। अब यहाँ पर भी दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, एक ये WH वाले क्वेश्चन और एक IJMR उससे शुरू होने वाले, हैज हैव से शुरू होने वाले, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब WH वाले क्वेश्चन होते हैं इसी को हम कंजक्शन बना लेते हैं ना, इसी को हम कंजक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इसी को उठाकर रख देंगे व्हाई, और उसके बाद में राम सेड टू मी, मुझसे कहा था ना कि तुम क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल रहे हो, यानी मुझसे कहा था, यानी यही तो जो जानना चाहता था कि मैं क्यों नहीं खेल रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये निगेटिव में है, तो यहाँ पर जब ये निगेटिव में है तो यहाँ पर अब इसे अफर्मेटिव में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, अफर्मेटिव में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज कर दिया जाएगा, ये व्हाई जो है इसी को कंजक्शन बना लिया जाएगा, ठीक है, और बाकी का जो निगेटिव है इसे अफर्मेटिव में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच, यानी वो मुझसे पूछ रहा था तुम क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल रहे थे, किससे पूछ रहा था, मुझसे, यानी मैं क्यों नहीं खेल रहा था ना, तो आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच, ठीक है। तो यही तो हो जाएगा ना कि राम आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच, ठीक है। चलो क्लियर है इतनी बात, ठीक है। वैसे भी अगर यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करने में दिक्कत है, मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। थर्ड पर्सन अगर कोई आ जाए तो वहीं उठाकर पूरा रख दोगे, ठीक। थर्ड पर्सन मतलब वो आ जाता है ही सीट, तो वैसा ही कोई चेंज नहीं करोगे। सेकंड पर्सन में आपका कौन सा आ जाता है, ठीक है, यू हो गया ना, यू हो गया सेकंड पर्सन में आ जाता है, तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे, और जो फर्स्ट पर्सन है आई बी, इसे तुम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे। तो यहाँ पर देखो तीन ही चीज़ें तो यार चेंज करनी रहती है ना, ज़्यादा बड़ा झाम भी तो नहीं है। तो यहाँ पर आई को चेंज करना, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सॉरी ये देखो यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये देखो ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्टिव रूप लिखा है, तो मी का भी सब्जेक्टिव रूप आई होगा ना, तो आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच। चलो अगला क्या है कि सीमा सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, सीमा ने मुझसे कहा कि प्यार अंधा होता है, ठीक है। अब देखो अंधा होता है, अब देखो जहाँ कहीं भी ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाए ना, कोई कहावत दिख जाए, या फिर ऐसी कोई बात जो सत्य घटना है, मतलब कि जैसे कि कहा जाए कि 2 + 2 4 होते हैं ना, तो ये तो बात तो सही है यार, 2 + 2 4 होते हैं ना, तो इसमें टेंस को चेंज नहीं करते हैं ना। जैसे कि कहा जाए कि क्या कहा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सत्य है यार, सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो इसे भी टेंस नहीं चेंज करोगे, वही रहेगा, है ना। तो इसीलिए
यहाँ पर क्या दिया गया है कि सीमा सेड टू मी लव इज ब्लाइंड है। देखो यहाँ भी इसे एक सार्वभौमिक सत्य मान लिया गया है कि सच में प्यार अंधा होता है ना, प्यार अंधा होता है। चलो अब देखो तो लिखोगे क्या, बस यहाँ पर कुछ करना नहीं रहता, ठीक है। ये वाला बहुत सिंपल होता है, मैं बता दूँ, बस सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दो और इसके जगह पर मतलब कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दो, बस पूरा सेंटेंस वही लिख दो, ठीक है ना, कोई झाम ही नहीं है। बस सेड टू को किस में, टोल्ड में, और उसके बाद में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग, बस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीमा टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड, कि प्यार अंधा होता है। सीमा ने मुझसे कहा कि प्यार अंधा होता है। चलो इस तरह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है कि आपको दो वर्ड दिए जाते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनको मिलाकर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया क्या गया, पहला ही क्वेश्चन दिया, ही रीड्स अ बुक, द बुक वाज ओल्ड, यानी वह किताब पढ़ता है, किताब पुरानी है। अब मुझे बताओ, जब एक इसे यहाँ पर दो सेंटेंसेस है कि वह किताब पढ़ता है, किताब पुरानी है, दो सेंटेंस है। अब मुझे एक सेंटेंस बनाना है ना, तो क्या बताओगे, वह किताब पढ़ता है, किताब पुरानी है, वो यानी कि कहने का मतलब वह एक पुरानी किताब पढ़ता है, सिंपल। तो लिख दोगे ही रीड्स अ ओल्ड बुक, है ना, ही रीड्स अ ओल्ड बुक, यही हो जाएगा। चलो अच्छा, अगले वाले से ज़्यादा समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आया तो देखो, रीतू फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू प्ले, ऋतु ने अपना काम खत्म किया, अपना काम समाप्त किया और वह खेलने चली गई। अब इसे हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, दो से ज़्यादा सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसे कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, और वो भी सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए ना पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपल का यूज करते हैं। पार्टिसिपल इसमें भी दो प्रकार के होते हैं ना। अगर देखो, अगर इसमें जो देखो यहाँ पर खेल रही है और मतलब कि अपना काम समाप्त किया, उसके बाद में खेलने जा रही है, ठीक है, तो अगर इसमें गैप है तो इसमें हम हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, है ना। लेकिन अगर इसमें गैप नहीं होता, ठीक है, तो उसमें हम वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखना, नोट कर लेना, अगर गैप आ जाए यहाँ पर, ठीक है, दो काम है उनके बीच गैप आ जाए तो हैविंग से बनाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और अगर गैप ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम वर्ब की प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पर गैप है कि नहीं इस सेंटेंस में, ठीक है। कह रहा है कि ऋतु ने अपना काम खत्म किया और फिर वह खेलने चली गई। लग रहा है कि गैप है, टाइम तो है, लग रहा है, हाँ मुझे तो लग रहा है। उस तरह की नहीं कि हाँ कि वह सांप देखकर डर गया, ठीक है, तो उसमें गैप नहीं होगा। क्यों, अब ऐसा तो होगा नहीं कि वह सांप देखेगा, फिर घर जाएगा, खाना खाएगा, फिर आराम से सोएगा, उसके बाद उठेगा तो फिर डर जाएगा, वही माइयों का देख लियो, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा भी गैप तो नहीं होगा ना, तो यहाँ तो उसे हम किस तरह बनाएंगे, गैप नहीं होगा, यानी वर्ब प्लस आईएनजी से बना लेंगे, सीइंग स्नेक, ही अफ्रेड, है ना, इस तरह करके। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप है, पहले उसने अपना काम खत्म किया, खत्म करने के बाद उसके बाद खेलने गई ना, तो यहाँ पर हमें हैविंग के साथ बनाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, और फिर कौन खेलने गया, सी। अब देखो सी लिखो चाहे ऋतु, लेकिन हाँ ऋतु लिख दोगे तो इसमें इसका अर्थ आ जाएगा ना, आपने ऋतु तो गई है खेलने ना, तो चाहे तो ऋतु ही उठाकर लिख दो कि ऋतु वेंट टू प्ले, कि काम समाप्त करने के बाद ऋतु खेलने चली गई, एक सेंटेंस में हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो क्या दिया गया है, आई एम श्योर हरी विल हेल्प मी, मैं मतलब कि मैं श्योर हूँ, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है हरी विल हेल्प मी, यानी हरी मेरी सहायता करेगा। इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो देखो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैं श्योर हूँ, क्या श्योर हूँ भाई, यही कि हरी मेरी मदद करेगा, यानी एक सेंटेंस में तो यही हो जाएगा ना कि हाँ मैं श्योर हूँ कि हरी मेरी मदद करेगा, तो सिंपल आई एम श्योर दैट हरी विल हेल्प मी, ठीक है, एक सेंटेंस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चौथा, रेशमा इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, हमें इसे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है कि रेशमा इज रिच और वह हैप्पी नहीं है, ठीक है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो यहाँ पर देखो तो यार कॉन्ट्रेस्ट वाली बात है कि भैया मतलब कि अमीर जो होते हैं वैसे तो अमीर तो खुश होते हैं ना, ये बात दिखा रहा है कि अमीर खुश होते हैं, लेकिन जो रेशमा है अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है ना। तो जहाँ भी विरोध वाली बात आ जाए, जानते हो क्या करते हैं, जानते हो, वहाँ पर या तो लिखेंगे कि हाँ यार देखो दो सेंटेंस है, रेशमा खुश है, रेशमा अमीर है, रेशमा खुश नहीं है, तो इस तरह तो कहोगे कि भाई रेशमा सुनो रेशमा अमीर है लेकिन खुश नहीं है ना। दूसरी तरह आप किस प्रकार कहोगे कि रेशमा अमीर तो है पर खुश नहीं है, तो हमें कंपाउंड बनाना है ना, तो यही बनाएंगे कि रेशमा अमीर तो है पर वो खुश नहीं है। या फिर एक और है कि चलो यह कहोगे कि हाँ भले ही रेशमा अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है ना। तीसरा आप बताओगे, तो चलो इस तरह बनाते हैं कि भले ही रेशमा अमीर है और लेकिन वो खुश नहीं है, तो लिखोगे दो आल्दो, ठीक है, आल्दो रेशमा इज रिच, कि भले ही रेशमा अमीर है, यट यहाँ पर आल्दो के साथ यट लगाते हैं, बट न मत लगाना, ठीक है, यट सी इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है, यानी रेशमा अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है। चलो ठीक है, एक सेंटेंस में हमने बना दिया। इस तरह आपके बहुत सारे सेंटेंस आ जाएंगे, आप तो ये सारी टेक्स्ट लगाकर आप उसे कर लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं करने को। चलो फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर भाई, पूरा एक बार में खत्म हो जाएगा भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कुछ देर और लगेगा, ठीक है, बस 20 मिनट और लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट और पूरा खत्म कर दूंगा आपका, ठीक है। चलो अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसमें आपको दो सेंटेंस दिया जाता था ना सिंथेसिस में, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही सेंटेंस दिया जाएगा, कन्वर्ट भी एक ही में करना रहेगा। चलो तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। यहाँ पर दिया क्या गया है कि देखो, अब वैसे तो इसमें तो 2-3 प्रकार के चलते हैं, एक आपका डिग्री वाला चलता है, एक आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला चलता है, ठीक है, तो मैं दोनों यहाँ पर बता दूंगा। देखो चलो
एक और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, पर वो बहुत कम ही पूछा जाता है, ज़्यादातर यही दोनों आता है। देखो क्या देगा है, सी इज मोर इंटेलिजेंट, कि वह मोर वाले बहुत इंटेलिजेंट है देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ठीक है, वह एनी अदर गर्ल इन द क्लास यानी कि और बाकी लड़कियों से क्लास में जो है उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मोर यानी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये है ना, यही तो दिया गया है कि वह क्लास में बाकी लड़कियों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब हमें इसे सुपरलेटिव डिग्री बनाना है किसमें, यार कंपेयर कर रहा है बाकी लड़कियों से, यानी कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है, और हमें इसे सुपरलेटिव बनाना है ना, कि भैया कोई नहीं है, सबसे सुंदर वही है, मतलब सॉरी सबसे इंटेलिजेंट वही है, ये बताना है। अभी तो ये बता रहे हैं कि हाँ क्लास में सबसे मतलब इंटेलिजेंट है क्लास की बाकी लड़कियों से, पर अब हमें क्या कहना है, सुपरलेटिव डिग्री, कि चलो मतलब उससे कोई ज़्यादा है ही नहीं, यानी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है पूरे क्लास में। तो लिखोगे मोर, सी इज मोर, मोर को मोस्ट कर दोगे, मोर को क्या लिख दोगे, मोस्ट, सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, यानी पूरे क्लास में। अब यहाँ पर कंपेरेटिव तो है नहीं कि गर्ल लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे कि सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में सबसे बुद्धिमान लड़की है। चलो अगला क्या देगा है, डू नॉट टेल अ लाई, ये तो वैसे अफर्मेटिव में लिखा हुआ है ना, डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। अब हमें नहीं सॉरी ये निगेटिव में दिया गया है, इसे हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है ना, निगेटिव में दिया गया है कि झूठ मत बोलो। चलो अब इसका अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बताएंगे, झूठ मत बोलो, मतलब क्या होगा बताओ, झूठ मत बोलो इसका मतलब अफर्मेटिव में झूठ मत बोलो मतलब सच बोलो, है ना, तो टेल द ट्रूथ, यही झूठ मत बोलो, जिसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो यही तो हो जाएगा ना कि सच बोलो, यही तो है, दोनों का अर्थ तो एक ही है, झूठ ना बोलो चाहे सच बोलो, बात तो एक ही है। चलो अगला क्या देगा है, स्विच ऑफ द फैन, यानी पंखा बंद कर दो, है ना, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो वैसे तो इसके दो तरीके से होते हैं, एक तो लेट से भी आप बना सकते हैं, दूसरा ये तरीका यहाँ पर हमें दिया गया है कि स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, है ना, तो ऑर्डर तो दिया जा रहा है, तो लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यहाँ पर टू यूज करोगे, ठीक है, जहाँ भी ऑर्डर्ड मैंने बताया था ना कि ऑर्डर्ड वाले क्वेश्चन में, रिक्वेस्टेड वाले क्वेश्चन में टू कंजक्शन टू का प्रयोग करता है, तो ही यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर पूरा सेंटेंस वही लिखना रहता है ना, स्विच ऑफ द फैन। अब मैंने बताया था ना कि अगर कोई वो होता जैसे कि प्रोनाउन होता तो वही चेंज होता है, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और उसी तरह यहाँ भी है, ठीक है, पूरा टेंस वही रहता है। अब ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट है, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, कि वह बहुत मोटा है, टू रन फास्ट यानी तेज दौड़ने के लिए, वह बहुत मोटा है तेज दौड़ने के लिए, यहाँ पर हमें टू हटाना है, ठीक है, ही इज टू फैट, वह बहुत मोटा है, तो लिखोगे क्या कि वो ही इज सो फैट, टू को किस में चेंज कर दोगे, टू को सो में चेंज कर दोगे, ही इज सो फैट, वह बहुत इतना मोटा है, दैट की ही कैन नॉट रन फास्ट, कि वह दौड़ नहीं सकता, वह तेज नहीं दौड़ सकता, ठीक है, यही तो है सेंटेंस। ऊपर क्या दिया गया था कि वह दौड़ने के लिए बहुत ही मोटा है, हमें टू हटा दिया तो मैंने क्या बताया कि वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता, बात तो एक ही है ना, तो इसी तरह लिखना होता है, लेकिन हाँ अर्थ ना चेंज हो, इस तरह हमें लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक और क्या है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, इसमें आपको एरर ढूंढना पड़ता है, गलतियाँ ढूंढनी पड़ती है, इसे हिंदी में भी आपको ढूंढना पड़ता था ना, उसी तरह इसमें भी। अब इसमें तो तुम लोग माहिर हो गलतियाँ ढूंढने में, चलो ढूंढो इसमें गलतियाँ। अब ये सारे गलत लिखे हुए, यहाँ पर सारे सेंटेंस यहाँ पर गलत लिखे हुए, इन्हें हमें सही लिखना है। चलो ढूंढो क्या दिया गया है, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी, ठीक है। अब वैसे तो सही लग रहा है ना कि हाँ देखो माई फ्रेंड रामू, मेरा दोस्त रामू इज जूनियर देन मी, हमें उससे जूनियर है, पर यहाँ पर गलती है। गलती कहाँ है, देखो जहाँ भी आपका क्या आ जाता है, जूनियर आ जाए, ठीक है, जूनियर आ जाए, ठीक है, सीनियर आ जाए, सुपीरियर, वहाँ पर आपको देन नहीं लगाना होता है, देन नहीं लगता, ठीक है, वहाँ पर टू लगता है, याद रखना वहाँ पर टू लगेगा, ठीक है। दूसरा देखो डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, कि जो हिरन है वो चर रहे हैं जंगल में, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हिरण चल रहा है, एक हिरण होता क्या लिखते हो, ठीक है, यही तो लिखते ना कि डियर वाज ग्रेजिंग, है ना, इज लिखते ना, यहाँ पर देखो आर लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब बहुत सारे हिरन हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ग्रुप की बात कर रहा है, जहाँ भी मवेशी में सारे आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर एस नहीं लगेगा, ये अपने आप में डियर बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि देखो स्टूडेंट क्या होता है, चाइल्ड मिस, चिल्ड्रन मिस, देखो चिल्ड्रन मिस क्या होता है, बच्चे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं, एस तो लगाओगे नहीं ना, चिल्ड्रन मतलब ही पूरा अर्थ हो जाता है, तो ऐसे भी ये मवेशी, जहाँ भी मवेशी की बात करें ना डियर्स, अब इसे काउ यहाँ पर लिखोगे नहीं गोट्स, ठीक है, बकरियों की बात करेगा तो उसी तरह यहाँ भी ये यस नहीं लगेगा, ठीक है, सिर्फ डियर होगा, ओनली डियर, कि भेड़ चर रहे हैं, ठीक है, सॉरी हिरन चर रहे हैं फॉरेस्ट में। अगला क्या है, पुअर आर होनेस्ट, ठीक है, पुअर आर होनेस्ट। अब यहाँ पर देखो गरीब ईमानदार होते हैं, सच कह रहा है कि हाँ गरीब ईमानदार होते हैं, पर यहाँ पर गलती है, कुछ ना कुछ गलती है, पुअर आर होनेस्ट। अब यहाँ पर देखो एक गरीब की तो बात कर नहीं रहा, पूरे गरीब वर्ग की बात कर रहा है ना, कि जो हाँ सभी जो गरीब होते हैं सारे ईमानदार होते हैं, तो यहाँ पर पूरा पुअर्स लिखोगे, पुअर्स आर होनेस्ट। चलो ठीक है, अगला देखो इकोनॉमिक्स आर नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, अच्छा यहाँ पर गलती तो है, देखो आर क्यों लगा है, इज लगना चाहिए, अरे भैया ईज क्यों लगेगा, यहाँ पर देखो एस लगा हुआ है ना, तो ईज क्यों लगेगा, और मतलब हमें बताया कि जहाँ पर एस लगा होता है वहाँ पर, जैसे कि देखो यहाँ पर डीएस लगा हुआ है तो यहाँ पर आर लगा दिए हैं, है ना, इसी तरह जो होता है कि बहुत सारे होते हैं तो वहाँ पर आर लग जाता है, तो ईज क्यों, तो देखो ये देखो इकोनॉमिक्स,
तो जहाँ भी सब्जेक्ट में देखो ये वैसे ही एस जुड़ा हुआ है। फिजिक्स में आपका होता नहीं है, फिजिक्स अंत में वैसे ही एस जुड़ा होता है। मैथमेटिक्स में भी आपने देखा है, ठीक है, कि अंत में एस जुड़ा होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें भी एस जुड़ा होता है, तो बहुवचन नहीं दिखाता भाई, वो वैसे ही लगा रहता है, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूज मत होना, इज लगेगा, ठीक है, इज ही लगेगा, ठीक है। इज नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बाकी इसमें मैंने होता है एस लगेगा, और इसमें एस नहीं लगेगा, और इसमें देन नहीं लगेगा, टू लगेगा। जहाँ भी जूनियर, सुपीरियर और सीनियर की बात करें वहाँ पर टू लगता है। चलो समझ में आया क्या? तो इस तरह सिंटेक्स आपके पूछे जाते हैं, सिंटेक्स वाले क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बढ़े आगे, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा एंटोनियस। एंटोनियस मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम पता है? विलोम क्या होता है बताओ? विलोम का क्या होता है? विलोम का यही होता है ना कि धूप का छाँव, सर का पाँव, शहर का गाँव, है ना, इस तरह। तो यहाँ पर देखो इसका हमें फ्रीडम का ढूंढना है। फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ादी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये देखो, आज़ादी, फ्रीडम मतलब आज़ादी होता है। अब आज़ादी का विलोम क्या होगा मुझे बताओ? आज़ादी का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो गलत है उनको काट दो, तो इससे ढूंढने में आसानी होगी। तो फॉरेनर मतलब तो होता है विदेशी यार, विदेशी होता है, इसका मतलब विदेशी होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और बात के नेचुरल मतलब प्राकृतिक। अरे यार फ्रीडम मतलब आज़ादी, ठीक है, इसका मतलब आज़ादी होता है। आज़ादी का उल्टा प्राकृतिक नहीं बन रहा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर ब्रेवरी मतलब बहादुरी, आज़ादी बहादुरी, ये भी नहीं, इसका उल्टा तो नहीं लग रहा है। ये देखो बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब होता बंधन, हाँ ये सही है। आज़ादी बंधन, ये इसका उल्टा लग रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब बंधन, और फ्रीडम मतलब आज़ादी, आज़ादी का उल्टा बंधन, फ्रीडम मतलब आज़ादी, और बॉन्डेज का मतलब बंधन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्या दे गए हैं कि एंटोनियम ऑफ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का बताओ? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, तो लचीला का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? हार्ड मतलब होता है कठोर, ठीक है। और सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। लचीला का उल्टा क्या हो जाएगा? अब लचीला जो होगा वही मुलायम होगा, मुलायम तो इसके बराबर ही हो जाएगा ना। चीप मतलब होता है सस्ता, लचीला का उल्टा सस्ता नहीं लग रहा। लचीला का उल्टा नया, ये भी नहीं है। लचीला, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कठोर यानी हार्ड, हार्ड यानी कठोर, ये हो जाएगा। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला एंटोनियम क्या दिया गया है देखो, एक्सपेडिट का हमें एंटोनियम बताना है। बताओ एक्सपेडिट का एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम्स क्या होगा? अब देखो इसका मतलब होता है एक्सपेडिट मतलब शीघ्र, ठीक है। इसका हमें विलोम बताना है, तो बिगिन मतलब होता है प्रारंभ करना, ठीक है। फॉलो मतलब होता है बहना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। शीघ्र मतलब शीघ्र का उल्टा बहना नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट शुरू करना, ठीक है, तो शीघ्र का मतलब शुरू करना, ये भी नहीं होगा। डिले, डिले मतलब देरी, ठीक है। एक्सपेडिट मतलब जल्दी, और डिले मतलब देरी, तो शीघ्र का उल्टा देरी हो जाएगा, यानी एक्सपेडिट का उल्टा डिले हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला दिया गया है कि एक सेकंड, द एंटोनियम ऑफ एंशियंट। एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, बहुत चीज़, कोई बहुत चीज़ पुराना हो, ठीक है, बहुत पुराना हो, प्राचीन हो। तो अब देखो ओल्ड, यार ये तो इसका ही समानार्थी है, प्राचीन है पुराना, वही ओल्ड हो जाएगा, इसका उल्टा नहीं होगा ये, ठीक है। फ्रेश ताज़ा, प्राचीन का उल्टा ताज़ा, ये भी नहीं होगा। शार्प मतलब नुकीला, प्राचीन का उल्टा निकीला नहीं होगा। न्यू, न्यू मतलब नया, प्राचीन का उल्टा नया, पुराना नया, हाँ ये होगा। एंशियंट मतलब पुराना, और न्यू मतलब नया, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अब यहाँ पर कहा जाएगा सिनोनियम्स, ठीक है। सिनोनियम्स, इसमें क्या होता है? सिनोनियम्स में, इसमें आपको समानार्थी शब्द होता है ना, समानार्थी शब्द, जैसे कि आपने जल के बहुत सारे परिवार नहीं पढ़ रखा है ना, पय, तोय, अम्बुद, उसी तरह ना, जैसे कि आपने उसका पढ़ रखा था बादल का, ठीक है, जैसे कि आपने सूर्य का पढ़ रखा है रवि, दिनकर, दिवाकर, उसी तरह होता है इसमें भी, इंग्लिश में भी। डेस्टिनी, डेस्टिनी का सिनोनियम क्या होगा बताओ? डेस्टिनी का सिनोनियम, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, ठीक है, तो भाग्य का समानार्थी क्या होगा? तो डिफिट मतलब होता है हार, भाग का समानार्थी हार, भाग मतलब हार नहीं होगा। भाग मतलब विक्ट्री यानी विजय नहीं, भाग मतलब विजय भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंस यानी अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है जिसे कहते हैं, वो नहीं, वो भी नहीं होगा। फॉर्चून, फॉर्चून मतलब होता है भाग, फॉर्चून मतलब होता है भाग या किस्मत, ठीक है। डेस्टिनी मतलब होता है भाग, हाँ ये इसका अर्थ होगा, भाग मतलब किस्मत, है ना, यानी फॉर्चून। चलो अगला दिया गया है सिनोनियम ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का समानार्थी क्या होगा? डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, है ना, नष्ट करना। फिनिश मतलब होता है समाप्त करना, तो नष्ट करना है, समाप्त करना। यार समाप्त तो कोई अध्याय भी करते हैं ना, तो उससे नष्ट करना तो कहेंगे नहीं, तो ये नहीं हो सकता। स्टॉप मतलब रुको, नष्ट करना का मतलब रुको नहीं, ये भी नहीं होगा। नष्ट का मतलब एंड, ये भी नहीं होगा। डिमोलिश, डिमोलिश मतलब होता है तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना, तो इसका ही उल्टा हो जाएगा, मतलब कि इसका समानार्थी ये हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का डिमोलिश, दोनों का मतलब एक ही होता है, नष्ट करना, ठीक है। चलो अगला देखो, सिनोनियम ऑफ एबंडन। एबंडन का सिनोनियम क्या होगा? एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। एबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। अब मुझे बताओ इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? ढूंढो। गिव मतलब देना होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। छोड़ देना का अर्थ क्या होता है? देना नहीं, गाली देना नहीं, परमिट आदेश देना नहीं। लीव, लीव मतलब होता है छोड़ देना, है ना, लीव मतलब छोड़ देना, अबंडन मतलब छोड़ देना। चलो सिनोनियम ऑफ डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज, ठीक है। अलाउ मतलब आज्ञा देना हो जाएगा इसका नहीं। सो दिखाना, कन्वर्ज ये भी नहीं होगा। एक्सप्लोर मतलब वर्णन करना, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। डिस्कवर मतलब खोज करना, व्याख्या करना किसी चीज़ की, है ना। एक्सप्लोर मतलब किसी चीज़ का वर्णन करना, दोनों का अर्थ इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलो अगला देखो, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, जो आपके प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं,
है ना, किथ एंड किन, पहला क्या दिया गया है, किथ एंड किन, ठीक है। चलो इसका अर्थ बताओ क्या होगा, किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइडियम्स और फ्रेजेज यार जो आपके लोकोक्ति मुहावरे हैं, है ना, नहीं पता, मतलब 9 2 11 हो गया, चोर को देखकर पुलिस 9 2 11 हो गया तो वही 9 2 11 का मतलब भाग जाना, उसी तरह किथ एंड किन मतलब रिश्तेदार, ठीक है। अब रिश्तेदार का मतलब इसमें से ढूंढो क्या होता है, फ्रेंड्स, रिश्तेदार का मतलब फ्रेंड्स, नहीं यार ये नहीं होगा, रिश्तेदार मतलब दोस्त नहीं, एनेमी मतलब दुश्मन होता है यार, रिश्तेदार का मतलब दुश्मन तो नहीं होता वैसे ले सकते हैं पर देखा यहाँ पर सही पूछा, फेक फ्रेंड नकली यार, रिश्तेदार मतलब नकली यार, नहीं ये भी नहीं होगा, रिश्तेदार मतलब रिलेटिव्स, है ना, रिलेटिव्स, ये होगा इसका राइट आंसर। द फ्रेज सेट इन मीन्स, सेट इन मीन्स का अर्थ क्या होता है बताओ, सेट इन मीन्स का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, है ना, शुरुआत करना। तो यहाँ पर कौन सा ऐसे मीनिंग है जो शुरुआत करना दिखाता है, वेगिन, बेगिन मतलब प्रारंभ करना या शुरुआत करना, ठीक है। चलो अगला देखो, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, ठीक है, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। सोल्यूशन फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एंड ऑफ कन्वर्सन ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा सोर्स ऑफ क्वारल, इसका मतलब ही देखो क्या हो रहा है, क्वारल मतलब झगड़ा, सोर्स मतलब स्रोत, झगड़े का स्रोत या झगड़े की जड़, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। द फ्रेज एक्ट ऑफ ऑन, एक्ट ऑफ ऑन का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ ऑन, एक्ट ऑफ ऑन का मतलब होता है अनुसरण करना, ठीक है, किसी चीज़ का अनुसरण करना, पीछा करना, तो आप सभी को पता है फॉलो करना, पीछा करना, ये हो जाएगा। बाकी ये तो सलाह करना तो होगा नहीं, सलाह लेना कठिन परिश्रम, ठीक है। एक्ट अपॉन मतलब अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना, यानी फॉलो। चलो अगला देखो क्या दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद बस एक टॉपिक और है, बस खत्म हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या होता है मैंने बता नहीं था, जिससे दिखाई नहीं देता अंधा, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, और जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर, जो जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है वन हु डज नॉट ईट मीट, कि जो मांस नहीं खाता वो क्या होता है बताओ मुझे, नॉन वेजिटेरियन होता है, नॉन, अब देखो यहाँ पर हिंदी निकाल लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, जो मांस नहीं खाता इसका मतलब क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है मांसाहारी, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है मांसाहारी, ठीक है, वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी, ठीक है, और ये ओमिनिवर्स का मतलब क्या होता है, सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है, सर्वाहारी, और ये पैरासिट का मतलब होता है यार परजीवी, ठीक है, परजीवी। तो मुझे बताओ कि जो मांस नहीं खाता वो क्या होता है, अब मांसाहारी तो होगा नहीं, क्योंकि मांसाहारी तो मांस खाता है, सर्वाहारी भी नहीं होगा क्योंकि सर्वाहारी भी मांस खाता है ना, मांस खाता है, सब कुछ खाता है, परजीवी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी मांस खाता है, जो मांस नहीं खाता उससे शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी यानी वेजिटेरियन, वेजिटेरियन कहते हैं उससे, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये देखो, ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कोई ऐसा आदमी जो विश्वास नहीं रखता भगवान में, उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तो अब देखो जो इसका मतलब होता है अहमवादी, इजोटिस्ट का मतलब होता है अहमवादी, ठीक है, उसे अहमवादी कहेंगे नहीं। इमिग्रेंट का मतलब प्रवासी, ठीक है, कोई विदेश वाला हो, प्रवासी हो, उसे नहीं, उसे भी नहीं कहेंगे यार, विश्वास, उससे भगवान का विश्वास लेने में क्या लेना देना है ना। अब देखो थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, आस्तिक, ठीक है, और क्या होता है, एथिस्ट का मतलब है नास्तिक, अब जो विश्वास ईश्वर में विश्वास रखता है उसे तो आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं रखता ना उसे नास्तिक कहते हैं, नास्तिक मतलब एथिस्ट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो, लास्ट टॉपिक है आपका होमोफोन्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको कोई वर्ड दिया जाता है, मैंने बताया नहीं था कि सुनने में एक ही जैसा लगता है लेकिन अर्थ जो होता है इसका अलग अलग होता है। जैसे देखो यहाँ पर दो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं ना, वेट और वेट, सुनने में लग रहा है कि एक ही है ना, वेट वेट, लेकिन इसका जो अर्थ है अलग अलग है, वही हमें बताना है, ठीक है। एक वेट यहाँ पर देखो, जो इसका मतलब क्या होता है, वेट WIT, इसका मतलब होता है इंतजार करना, है ना, इंतजार करना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है, इसका मतलब होता है इंतजार करना। और ये वाले वेट का मतलब होता है वजन, भार, है ना, इसका मतलब होता है। अब देखो दूसरा देखो, वीक, एक दिया गया है वीक, दूसरा भी वीक दिया गया है, तो एक वीक आप सभी को पता क्या होता है, सप्ताह, वीक का मतलब क्या होता है सप्ताह, दूसरा वीक, वीक मतलब कमजोर, ठीक है, ये होता है। अगला देखो लोन और लोन, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, लोन, पहले नीचे वाला बताओ, ये वाला तो तुम खुद करो, रुको मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। गेट का मतलब क्या होगा, ठीक है, गेट का मतलब सभी को पता है दरवाजा, ठीक है, और इस वाले गेट का मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले गेट का चाल, ठीक है। चलो अब ये बताओ मुझे, लोन और लोन, इसमें कोई बताएगा, इससे कमेंट करके बताओ। अच्छा ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ, लोन का मतलब होता है अकेला, अकेला, ठीक है, लोन का मतलब होता है अकेला, लोन पर्सन, और लोन एक होता है आपका लोन लेना, कर्ज लेना, ठीक है, उधारी, कर्जा, उसे कहते हैं लोन, ठीक है, बैंक वाला लोन, एक लोन यानी अकेला वाला लोन, ठीक है। चलो ये था आपका लास्ट टॉपिक, उम्मीद है अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। और मैं एक बार दिखा देता हूँ आज की क्लास में हमने क्या क्या खत्म किया। नरेशन हमने पूरा खत्म कर लिया, सिंथेसिस खत्म कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम, फ्रेसेस, इंटोनियम, सिनोनियम, फोनर, सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये ट्रांसलेशन आपका बच रहा है। मैं इसे सुबह एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं आपको ट्रिक के साथ बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो एक बार मैं अपने लास्ट पेज पे चलता हूँ और आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। अगर आपने सेंट्रल आइडिया नहीं देखा है, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, लेकिन आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये वाली वीडियो मिलेगी, एक ही वीडियो में पूरा 15 मिनट लगेगा, इस वीडियो को देखने में 15 मिनट लगेगा। अगर आप दुगना स्पीड में देखेंगे तो 7 से 8 मिनट लगेगा,
और हाँ समझ में भी आएगा, अच्छे समझ में आएगा। इससे आसान नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में कभी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। इससे इतना आसान वर्ड में है, सिर्फ सुनकर याद हो जाएगा, ठीक है। जाकर देख लेना एक बार। चलो और मैं बता दूँ, हाँ ये क्लास 10th वालों के लिए एक चैनल है ज्ञानोदय गुरुजी, यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं क्लास 10th वाले वो तो जुड़े नहीं होंगे। और हाँ इस जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लास हमेशा देखने को मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मैं बता दूँ, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल लिंक जो है, चैनल का लिंक जो है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे तो वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलो तो उम्मीद है पूरा जो है क्लास जो है अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा और एक एक टॉपिक को क्लियर किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से थोड़ा सा आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हाँ ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। सुबह हम मॉडल पेपर के साथ आ रहे हैं और हाँ 2 से 3 दो मॉडल पेपर करवा देंगे, ठीक है। देख लेना जरूर सुबह आकर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं सुबह मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए लव यू, टाटा बाय बाय और हाँ अपना ख्याल रखना।